हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओल्ड आइज फाउंडेशन। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज की। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 आपका चल रहा है। जैसा कि हमने न्यू वर्जन के अकॉर्डिंगली हम चल रहे हैं। पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट आपका लास्ट लेक्चर था और आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, है ना। सो बेसिकली देखो, अगर हम एक ओवरव्यू देखें, ये जो चैप्टर है ये आपका पॉलिटिक्स, और चूंकि एक डेमोक्रेसी में हम विश्व की सबसे बड़ी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया, और इस डेमोक्रेसी में बेसिकली जो गवर्नमेंट रन कर रही है, जिस तरीके से फंक्शंस कर रही है, उन सभी में पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है ना। डेमोक्रेसी जो है विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज ठीक तरीके से जो है वह सर्वाइव नहीं कर सकती। लोगों का पार्टिसिपेशन जब इनडायरेक्ट होता है तब हमें चाहिए होती है कोई ऐसी एजेंसी जो सभी के ओपिनियंस को एक कर ले, सभी के ओपिनियंस और सभी के जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली जो है वह कोई नीतियां बना ले, है ना। सो हम देखेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वह क्यों इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली देखो, मेंस में इसका जो इंपॉर्टेंस है मैं आपको बता देती हूं कि मेंस में जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं, और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के अलावा आप जब सेकंड एआरसी की रिपोर्ट्स की बात करते हैं, सेकंड एआरसी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट्स, ये कुछ रिकमेंडेशंस देता है कि किस तरीके से जो पॉलिटिक्स है उसको उसमें रिफॉर्म किया जाए। इसके अलावा चाहे हम लॉ कमीशन की बात करें या कुछ कुछ कमिटीज़ की बात करें, क्या क्या उन्होंने रिकमेंडेशंस किए, सो दैट इज़ द आपका जो है बेसिकली मेंस का पार्ट होगा, है ना। तो पीटी और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो बेसिकली देखो कि इसके पहले जब हमने बात की थी डेमोक्रेसी में, तो डेमोक्रेसी में चूंकि डेमोक्रेसी में हमारे यहाँ किस तरह की डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट है। अगर इनडायरेक्ट है तो हमें कोई ना कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, नहीं चाहिए, है ना। रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वह चाहिए। और आप देखेंगे कि कितने ही ऐसे उम्मीदवार होंगे, कितने ही ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो कि इंडिपेंडेंट होते, निर्दलीय होते, किसी भी पार्टी के नहीं होते। अगर वो जीत भी जाए तब क्या पूरा एक देश उस एक व्यक्ति की बात मानेगा? नहीं मानेगा। तो ऐसे में हम देखते हैं कि जो मेन प्रॉब्लम होती है कि अगर जो देश है वह बड़ा है, सोसाइटी जो है कॉम्प्लेक्स है, डिसीजंस जो है वह लार्ज लेवल पर बेसिकली लिए जाने हैं, तब ऐसे में हमें एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट की, एक स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत होती है। और ये जो स्टेबल गवर्नमेंट है ये हमें पार्टी जो पॉलिटिक्स है ये देता है ना। सो बेसिकली हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को रन करने के लिए गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं वो लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़रूरी है पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज। हम इसी सभी क्वेश्चंस जो है कि क्या डेमोक्रेसी जो है विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज सर्वाइव कर सकती है, वन पार्टी पॉलिटिक्स क्या है, टू पार्टी सिस्टम क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है, इंडिया ने किस सिस्टम को और क्यों अपनाया, क्या उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, क्या उसके कंसिक्वेंसेस है, इन सभी पर हम बात करेंगे। लास्ट में हम देखेंगे कि पॉलिटिकल जो पार्टी है इसके चैलेंजेस आखिर कैसे क्या क्या है। और न्यू जो आप देखेंगे कि नया जो आपका ये तो मेरे पास खैर ओल्ड एडिशन है। सो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में जो न्यू एडिशन है उसमें लास्ट वाला जो टॉपिक है वो हटा दिया है ना। तो जो न्यू के अकॉर्डिंगली है वही पढ़ेंगे। हाँ, थोड़ी बहुत चर्चा मैं बाकी भी करूंगी ताकि आपका जो टॉपिक उसमें आपको कंप्लीटनेस की फीलिंग आए। तो देखो, जब हम बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज की, ये जो चैप्टर है ये आपको बताएगा वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, आखिर हमें जरूरत क्यों है, क्या बिना इसके काम नहीं चल सकता। एंड सेकेंड इज फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, नेसेसिटी जो है वह इसकी क्या क्या है। सो मीनिंग, फंक्शंस एंड नेसेसिटी, ये तीन जो बातें हैं ये बताएंगे कि किस तरीके से हमें जो पॉलिटिकल पार्टीज है वह चाहिए, ठीक है। सेकंड हम बात करेंगे कि हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, कितने राजनीतिक दल है। और यहाँ पर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट रूप से कि तीन तरह के जो सिस्टम है वह पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर चलते हैं। चाइना में दूसरा है, अमेरिका, जब हम यूएस और यूके की बात करेंगे उसमें कुछ और ही पार्टी सिस्टम है, इंडिया की बात करेंगे उसमें मल्टी पार्टी सिस्टम है। और इस तरीके से हम देखेंगे कि आखिर कितनी पार्टीज है, इसके जो स्टैटिक्स है वो आप न्यू देख लेंगे, है ना। देख लेंगे ना, करंट अफेयर के अकॉर्डिंगली सारी चीज़ों को करंट अफेयर अपडेटेड होकर ही पढ़ा करो।
जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए मान लीजिए कोई कमेटी बनी, सेकंड एआरसी ने कोई रिकमेंडेशंस दी और यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चंस पूछे, तब आपको क्या करना है कि इसको करंट अफेयर के साथ अपडेटेड कर लेना है। और लास्ट हम देखेंगे चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, है ना, चैलेंजेस की बात करेंगे और कुछ रिफॉर्म वाला जो सेक्शन है न्यू वाले में हटा दिया गया, बस हाँ हम कुछ चर्चा करेंगे थोड़ा बहुत बिकॉज ऑफ इम्पोर्टेंट है एक आंसर के लिए। फर्स्ट हम बात करेंगे व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी, व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी। सबसे फर्स्ट तो देखो कि जब हम पॉलिटिकल पार्टीज के मीनिंग की बात करेंगे, है ना, पॉलिटिकल जो पार्टी है इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, किसे हम पॉलिटिकल पार्टी कहेंगे। जैसे कि जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल जिसके पास अथॉरिटी है सरकार को चलाने की, नीतियों को बनाने की, है ना, गवर्नमेंट। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये आखिर है क्या, मीनिंग इसका क्या है। तो सबसे पहले इसका जो डेफिनेशन है, मीनिंग है, वह हम समझते हैं। ठीक है, चलिए देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट तो आपको याद रखना है कि हमें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए बहुत जरूरी होती है पॉलिटिकल पार्टीज, और पॉलिटिकल इसका मीनिंग है is a group of people, political parties is a group of people। क्या केवल ग्रुप ऑफ पीपल से काम चलेगा कि लोगों का समूह है? अगर ये ग्रुप ऑफ पीपल है तो बेसिकली ये करेगा क्या, ये ग्रुप ऑफ पीपल जो है ये इलेक्शंस में पार्ट लेगा, हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन, हु कम टुगेदर and contest elections and hold power in the government, hold power in the government। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करेगा, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, एक ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह जो कि एक साथ आएंगे, किसके लिए, इलेक्शन में पार्ट लेंगे और सत्ता हासिल करने के लिए। तो बेसिकली क्या है, पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टी एक समूह, ये समूह क्या करेगा, चुनाव के माध्यम से चुनाव को जीतने की कोशिश करेगा, लोगों में अपना सपोर्ट हासिल करेगा और उसके बाद ये सत्ता हासिल करेगा। तो मेन जो पॉलिटिकल पार्टीज है इसका मेन उद्देश्य क्या हुआ, मेन उद्देश्य है पॉलिटिकल पार्टी का पावर में आना, सत्ता में आना, है ना, सत्ता में आना, पावर में आना, गवर्नमेंट को रन करना, डेमोक्रेसी को रन करना, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली चलना। तो बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं और एक डेमोक्रेसी में अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगा तब हम स्टेबल तरीके से जो गवर्नमेंट है उसको नहीं चला सकते। ठीक है, सो यहाँ पर ये इसका मीनिंग हो गया। अब देखो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये करेंगे क्या, तो ये अपने ओपिनियन को, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, ये क्या करेगी, हमने देखा है इनके कुछ प्रोग्राम्स होंगे, इनकी कुछ पॉलिसीज होंगी। सो ये बताएंगे कि इनकी जो पॉलिसीज हैं, ठीक है, इनकी जो पॉलिसीज है आर बेटर देन अदर, आर ये बताएंगे कि अगर हम सत्ता में आएंगे तब हम कौन कौन सी पॉलिसीज अपनाएंगे, हम ये काम करेंगे, हम एजुकेशन पे ध्यान देंगे, हम हेल्थ पर ध्यान देंगे। तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग व्यूज होते हैं, अलग अलग ओपिनियंस, उनकी पॉलिसीज अलग अलग होती हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टी, जो ग्रुप ऑफ पीपल साथ में आया था अथॉरिटी को हासिल करने के लिए, गवर्नमेंट में पावर के लिए, अब वो क्या कर रहा है, वो अपनी पॉलिसीज और अपने जो प्रोग्राम्स है इससे लोगों को परिचित करा रहा है, अपना जो एजेंडा है वो लोगों को बता रहा है कि अगर हम पावर में आते हैं तब हम क्या करेंगे, इस तरह की जो पॉलिसीज है वो बनाएंगे और हमारी जो नीतियां हैं वह दूसरों से कैसे बेहतर है, हम डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो फेक प्रोमिसेस हैं वह भी पॉलिटिकल पार्टीज कर देती है, बिकॉज ऑफ जब वह सत्ता में अगर एक बार आ गई तो फिर तो उनका काम हो गया, है ना। तो फेक प्रोमिसेस जो है वह इसकी एक प्रॉब्लम है। तो देखो अब अगर हम इसके मेन कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो मेन कंपोनेंट्स में होंगे कि जो लीडर है, सबसे फर्स्ट है ना, लीडर होंगे, समर्थक होंगे, फॉलोअर्स होंगे एंड एक्टिव मेंबर्स होंगे, एंड एक्टिव मेंबर्स होंगे। तो यहाँ पर
ये बेसिकली इसके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होंगे। तो हमने जाना मीनिंग क्या है, हमने जाना कि इनकी कुछ जो अपना अपना बेसिकली पॉलिसीज होगी, और याद रखना कि जो सोसाइटी में बेसिकली पॉलिटिकल जो डिवीजन किया जाता है वह पार्टी के आधार पर ही किया जाता है। हर एक पार्टी का अपना अलग व्यू, अलग पॉलिसीज होते हैं, उनको चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है वह अलग होता है ना। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बातें हमने समझी। अब आगे हम बात करेंगे फंक्शंस की। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ पार्टीज, है ना, क्या क्या इसका फंक्शन है। टू कंटेस्ट इलेक्शन, चुनाव लड़ेगा। टू फॉरवर्ड different policies and program and vote, choose from them, are decisive role in making law for country and provide people access to government machinery and welfare schemes। इलेक्शंस जो है उसमें कंटेक्स्ट कराना, पार्ट लेना उसमें, है ना, साथ ही डिफरेंट जो पॉलिसीज़ है, जो प्रोग्राम्स है, वो वोटर्स को बताना कि वह उन्हें क्यों चूज़ करें, इसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्यों चूज़ करना है, ये बताना। ठीक है, एक हम देखेंगे कि लॉ मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, बिकॉज ऑफ ये देखेंगे कि लोगों की इंटरेस्ट किस पे है, लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंगली पॉलिसी मेकिंग करना, ये सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होंगी, है ना। और जो गवर्नमेंट की मशीनरी और वेलफेयर जो स्कीम्स हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो गवर्नमेंट है वह वर्क करेगा। तो इस तरीके से क्या क्या इसके वर्क होंगे, सारे, है ना। चलिए, तो इसके फंक्शंस की हम बात करते हैं, लेकिन पहले एक और क्वेश्चन कि वाई देयर इज नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। आखिर एक लोकतांत्रिक देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या जरूरत है पॉलिटिकल सिस्टम की, पॉलिटिकल पार्टी की। दे कैन प्रोमिसेस एंड डू मेजर पॉलिसी चेंजेस, है ना। They provide better utility to the government. They can provide responsibility for how the country will be run. So ये वादे कर सकते हैं, बड़े नीतिगत बदलाव कर सकते हैं, सरकार के बेहतर सुविधा और देश कैसे चलेगा। They can provide responsibility for how the government will be run. किस तरीके से ये देश चलेगा, इसके लिए भी करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेक्ट होगा, क्या ये सारी चीज़ें सही नहीं है, बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ पर ये प्रोमिसेस करते हैं, ये बताते हैं कि ये बड़े नीतिगत बदलाव जो है वह देश में कैसे करेंगे। जैसे कि मान लीजिए नई एजुकेशन पॉलिसी की बात करेंगे, न्यू हेल्थ पॉलिसीज़ की बात करेंगे, इन सभी का इम्पैक्ट सोसाइटी में एक बड़े वर्ग पर होता है। और ऐसे में अगर सरकार जो है वह अच्छी आती है, हम देखेंगे कि गवर्नमेंट जो फॉर्म कर रही है पॉलिटिकल पार्टी, अगर उसका एजेंडा, उसकी पॉलिसीज बेटर है, तब सोसाइटी में जो डेवलपमेंट है, देश का विकास जो है वह होता है ना। तो इस तरीके से बेटर यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करना, इन सभी के जो वादे हैं वह करती हैं। अब चलो हम फंक्शंस की बात करते हैं। तो देखो, हमने मीनिंग की बात कर ली, पॉलिटिकल पार्टी जो है वह हमें क्यों चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी जो है वह हमें क्यों चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या देख लिया, मीनिंग देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड, इसके फंक्शंस की। ठीक है, इसके जो फंक्शंस है वह आखिर क्या क्या होंगे, हम इसकी बात करते हैं। देखो, तो सबसे पहले जो पॉलिटिकल पार्टी है ये इलेक्शन में पार्ट लेगी। ठीक है, कंटेस्ट इलेक्शन में पार्ट लेगी, अपने जो कैंडिडेट्स है, जो उम्मीदवार है, उनको खड़ा करेगी, अपने जो प्रोमिसेस हैं, जो अपनी नीतियां, उनसे लोगों को परिचित कराएगी। तो सबसे पहला जो काम होगा वह क्या होगा कि ये जो इलेक्शंस है वह कंटेक्स्ट कराएगी। साथ ही हम देखेंगे कि जो ये पॉलिटिकल पार्टी हैं, अलग अलग इनके तरीके हो सकते हैं अपने कैंडिडेट को चूज़ करने के। जैसे कि हम यूएस की बात करें, वहाँ का तरीका अलग है कि कैंडिडेट को कैसे चूज़ किया जाएगा, पार्टी चूज़ करेगी, लीडर चूज़ करेगा। और वहीं हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में इलेक्शंस जब होंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी की, तो उसमें जो कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा उसका एक डिफरेंट जो तरीका है वह हो सकता है। ठीक है, सेकेंड हम बात करेंगे कि इनका फंक्शन है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स जो हैं ये तय करना। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, है ना, ये पॉलिसीज एंड प्रोग्राम जिससे वह जनता को, वोटर्स को जो है वह अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ कि आप हमें वोट कीजिए, क्योंकि इसके बाद जब हम गवर्नमेंट बनाएंगे तब हम इस तरह के जो काम है वह करेंगे, इस तरह की डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो इस तरह से पॉलिसीज बनाना, प्रोग्राम्स बनाना, है ना, ये जो काम है वह मेन इसका होगा। और देखो, समटाइम्स जब हम देखते हैं कि एक बड़ा जो ग्रुप है ना, 10 लोगों की अगर हम
केवल 10 लोगों की बात करें, उनके बीच में एक कंसेंट नहीं बन पाता जो कि सबका व्यू हो। और ऐसे में एक देश का क्या ओपिनियन हो सकता है, अगर हम 140 करोड़ लोगों की बात करें, उनका क्या एक ओपिनियन किसी एक पॉलिसी पर, किसी एक डिसीजन पर बन सकता है? नहीं बन सकता। तब ऐसे में क्या होता है कि जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो हमारे लिए डिसीजंस ले लेते हैं, और ज़्यादातर उनकी जो राय होती है वह लोगों की राय के आसपास ही होती है। पर अगर एक डिसीजन लेना है तो इसके लिए पॉलिटिकल जो पार्टीज है वह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, सो कंटेक्स्ट, इलेक्शन, पॉलिटिकल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। और थर्ड हम देखेंगे कि जब ये सरकार सत्ता बना लेते, गवर्नमेंट पावर में आ जाते हैं, तब लॉ मेकिंग करना, मेकिंग लॉस जो है, ये इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। लॉ कैसे बनते हैं? जो गवर्नमेंट है ना, जो सरकार है, पार्लियामेंट बेसिकली इसके लिए काम करेगी, लेजिस्लेटिव, और लेजिस्लेटिव उन रिप्रेजेंटेटिव्स से मिलकर ही बनी जिनको हमने चुना है। बट वहाँ पर भी हमने किन्हें चुना है? हम किसी पर्टिकुलर पार्टी, किसी कैंडिडेट को पसंद कर रहे होते हैं, हम उसे वोट देते हैं, आगे जाकर वह सरकार में शामिल होता है और लॉ मेकिंग का काम करता है ना। तो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वह ये हो गया। अब आगे देखो, नेक्स्ट फंक्शंस देखते हैं। फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, form and run government, form and run government, सरकार को बनाना और सरकार को चलाना, है ना। सरकार को बनाना और सरकार को चलाना, ये दोनों ही जो काम है वह किसके होंगे? ये होंगे पॉलिसी डिसीजन के काम। ये सारे काम करेगा पॉलिटिकल पार्टी, है ना। सो बेसिकली हमें याद रखना है कि जो मिनिस्टर्स है, जो आगे गवर्नमेंट बनाएंगे, वो काम करेंगे, आगे मिनिस्ट्रीज हो या फिर उनकी पॉलिसी मेकिंग का काम हो, ये सारी चीज़ें करना शुरू करेंगे। तो फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। रोल ऑफ ऑपोजिशन की बात करेंगे। रोल ऑफ ऑपोजिशन, जो बड़ा दल होता है, चुनाव हार जाता है, ठीक है, वो विपक्ष में बैठेगा। और मेन विपक्ष का क्या काम होगा? विपक्ष का क्या काम होगा कि गवर्नमेंट की जहां पर कमियां मिल रही और नहीं भी मिल रही हैं, तो अब उतना स्वस्थ डेमोक्रेसी नहीं है इंडिया में कि आप देखेंगे समटाइम्स केवल आलोचना के लिए कि आपको बस क्रिटिसाइज करना है, तो आप अच्छी चीजों को भी क्रिटिसाइज कर लो। बट अगर ये अपोजिशन की गवर्नमेंट होती, तब वह क्या करती? हो सकता है उसी नीति, उसी पॉलिसी को अपनाकर डेवलपमेंट करती। तब यहाँ पर क्या होता है कि रोल ऑफ अपोजिशन जो है, वैसे डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए जो करंट गवर्नमेंट है, ठीक है, जो भी अभी गवर्नमेंट काम कर रही है, अगर वह अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम नहीं कर रही है, उसकी जो कमियां है वह लोगों के सामने लाना, डिफरेंट ओपिनियंस जो है उसको उठाना। तो बेसिकली गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसको क्रिटिसाइज करने का काम जो है वह ऑपोजिशन के पास है ना, वह ऑपोजिशन के पास है। तो रोल ऑफ ऑपोजिशन जो है, ये पॉलिटिकल पार्टी का इंपॉर्टेंट रोल होगा। शेप पब्लिक ओपिनियंस, शेप पब्लिक ओपिनियंस, ठीक है। देखो, जैसा कि लास्ट हमने देखा कि जब एक सोसाइटी बहुत बड़ी होती है, डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, डाइवर्सिटी होती है, और ऐसे में किसी पर्टिकुलर डिसीजन पर सब एक साथ नहीं पहुंच सकते। ऐसे में उन सभी की फीलिंग्स, उन सभी की डिमांड्स को समझते हुए पॉलिटिकल पार्टी एक डिसीजन लेती है। और पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी? एक जो ओपिनियन है वह बनाती है, और अक्सर लोगों की जो राय है फिर पार्टी के डिसीजन के साथ चली जाती है कि ठीक है, पॉलिटिकल जो पार्टी है उसने ये डिसीजन लिया है, हमारी भी राय इसमें शामिल है। तो ये इसका नेक्स्ट फंक्शन होगा। आगे देखो, एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी, एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी, एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम, ठीक है। तो लोगों के लिए कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उसको लागू करने का काम, उसके इम्प्लीमेंटेशन करने का जो काम है वह बेसिकली किसका होगा? तो ये सारे जो फंक्शंस हैं, ये किसके फंक्शंस होंगे? पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस होंगे, ठीक है। क्लियर है? तो क्या क्या कर रही है पॉलिटिकल पार्टीज? इलेक्शन में पार्ट ले रही है, अपने कैंडिडेट को सेलेक्ट कर रही है। कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के जो तरीके हैं वह अलग हो सकते हैं, अलग अलग देशों में अलग तरीके अपनाए जा सकते हैं, ठीक है। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स जो है वह तय करती है, लोगों को परिचित कराती है कि हमारा एजेंडा ये है, हम इस तरह की पॉलिसीज अपनाएंगे विकास के लिए। लॉ मेकिंग का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि पॉलिटिकल जो पार्टीज है वह किसी विषय पर लोगों की जो इंटरेस्ट होते हैं, लोगों की जो डिमांड होती है, उसके अकॉर्डिंगली लॉ लाने का जो काम है वह करती है। आप देखेंगे कि
डेमोक्रेसी जो है वह डिस्कशन पर बेस्ड है, चर्चा होती है, बहस होती है। तो लॉ मेकिंग के लिए क्या ज़रूरी है कि पार्लियामेंट के जो दोनों, कोई भी कानून कैसे बनेगा, तो एक बिल जो है वह लाया जाता है, ठीक है, वह किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा, और उसके बाद जब दोनों लोकसभा राज्यसभा से पारित हो जाता है, पार्लियामेंट के दोनों सदनों से, उसके बाद राष्ट्रपति जिस दिन उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं उस दिन से उसको लागू मान लिया जाता है। तो लॉ मेकिंग का जो काम है, जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आई है, जो ग्रुप ऑफ पीपल सत्ता में आया है, जिसे लोगों ने चुन लिया है, उसके लीडर्स और बाकी सब लोग मिलकर जो है गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे, गवर्नमेंट को रन करेंगे, ठीक है। ऑपोजिशन का रोल क्या होगा, शेप पब्लिक ओपिनियन की हमने बात कर ली कि किसी पर्टिकुलर लॉ पर, किसी पर्टिकुलर अगर कोई ओपिनियन बनाना है तो वो बन नहीं पाता बेसिकली, इतने सारे लोग हैं, इतनी डाइवर्सिटी है, थॉट में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। हो सकता है एक रूल एक्स मांगे, दूसरा रूल वाई मांगे, एक दूसरे जो रूल्स है वह बहुत अपोजिट लगे। अब ऐसे में एक बीच का रास्ता पॉलिटिकल पार्टी निकाल लेती है। हमारे जो व्यूज़ है किसी पर्टिकुलर चीज़ पर, वह पॉलिटिकल पार्टीज़ की हम मान लेते हैं कि ठीक है, ये जो सरकार है इसने अगर ये नीति बनाई तो कुछ सोच समझ कर। तो बेसिकली डेमोक्रेसी में हमारा एक जो ट्रस्ट है वह हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स पर है। डेमोक्रेसी में हमने इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी अपनाया। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में हमने खुद जाके लॉ मेकिंग नहीं किया, बल्कि हमने क्या किया था, हमने राइट टू वोट का यूज करके हमने एक रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट कर लिया। अब वही रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है किसी एक पार्टी का हो, वह पार्टी मेजोरिटी में आए और आके गवर्नमेंट बनाए, तो वो फिर हमारे लिए काम करेगा, है ना। तो इस तरीके से सारी जो चीजें हैं वह चलेंगी। तो मीनिंग की बात हो गई, फंक्शंस की बात होगी। अब देखो सारी चीजें आपको अलग से पढ़ने के लिए, कि हो सकता है आपके पास बुक अवेलेबल ना हो, और अगर आप पीडीएफ को सीरियसली पढ़ते हैं तो सारा मैटर आपको इसमें मिल जाएगा। चलिए, सो फंक्शंस की बात हो गई। अब आगे हम बात करेंगे कि नेसेसिटी आखिर है क्या। नेसेसिटी क्या है? देखो, एक क्वेश्चन उठता है, एक क्वेश्चन है, व्हाई मॉडर्न डेमोक्रेसी, व्हाई modern democracies cannot exist without political party, without political parties, है ना। कि आखिर क्यों जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज है उन सभी में कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वह सिस्टम है, चाहे वन हो, चाहे टू पॉलिटिकल पार्टी हो, या फिर मल्टी पार्टी सिस्टम हो, बहुत सारी पार्टीज हो। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि हर तरह के डेमोक्रेसी में इस पार्टी सिस्टम को अपनाया गया है। तो क्या एक्सिस अगर हम डेमोक्रेसीज की बात करें, क्या विदाउट पॉलिटिकल पार्टी ये एग्जिस्ट कर सकता है या फिर नहीं कर सकता? फर्स्ट है, तो देखो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगा, रिप्रेजेंट डिफरेंट व्यू ऑन वेरियस इश्यूज, है ना। तो यहाँ पर डिफरेंट जो व्यूज है, डिफरेंट जो इश्यूज हैं, उस पर अलग अलग व्यू और उन सभी के लिए एक ओपिनियन बनाने का जो काम है वह पार्टी कर रही है, ठीक है। साथ ही हम देखेंगे कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म करने का जो काम है वह करती है, बिकॉज ऑफ, देखो जब हमने इस क्वेश्चन की बात की, व्हाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज, why modern democracies cannot exist without political parties, without political parties, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन को, है ना, और ये सिचुएशन क्या है कि हमने जिस व्यक्ति को चुना है, हमने जिस कैंडिडेट को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है, वह किसी भी पार्टी का नहीं है, ठीक है। तो हम एक इमेजिनेशन करते हैं कि जो कैंडिडेट है, ये जो कैंडिडेट है वह इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र उम्मीदवार है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, ठीक है, किसी भी दल का नहीं है। आप निर्दलीय प्रत्याशी सुनते हैं, निर्दलीय प्रत्याशी, है ना, सुनते हैं ना ये शब्द, ये किसी भी पार्टी का नहीं है। मान लीजिए ABCD 4 पार्टीज है, ये किसी भी पार्टी का नहीं है, ये इंडिपेंडेंट ही चुनाव जो है लड़ सकता है, बिल्कुल लड़ सकता है। तो क्या इंडिया में इलेक्शन एक ऐसा व्यक्ति लड़ सकता है जो किसी पार्टी को जिसने ज्वाइन ना किया हो?
डेफिनेटली लड़ सकता है ना। सो हमें राइट टू वोट भी है और राइट टू पार्टिसिपेशन भी है, हम चाहें तो इसमें जो पार्ट है वह ले सकते हैं। सो देखो एवरी कैंडिडेट अगर मान लीजिए इंडिपेंडेंट है ना, एवरी कैंडिडेट मान लीजिए कैसा है, इंडिपेंडेंट है, तब ऐसे में क्या होगा, ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है ये एबल नहीं है कि पूरे देश के लिए नीतियां बना दे, या ये एबल नहीं है कि मेजर पॉलिसी चेंजेस के लिए प्रॉमिस कर दे कि हम किसे कहेगा जब वो अकेला ही है, मेजर पॉलिसी चेंजेस और रिफॉर्म्स के लिए ये एबल नहीं है, ठीक है, ये नहीं कर सकता, ना इस तरह के नीतिगत बदलाव की ये बात कर सकता है क्योंकि ये अकेला है। अब देखो क्या ऐसे में क्या सिस्टम बनेगा, पूरे देश के लिए नीति बनानी है, तब मान लीजिए हर जगह से अलग अलग जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, उनका कोई एक ग्रुप नहीं है, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तब ऐसे में अगर इंडिपेंडेंट है और अब कोई एक मान लीजिए नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी बनानी है, तो एजुकेशन को लेके अलग अलग राज्यों के अलग अलग व्यूज हो सकते हैं। अब हर एक कैंडिडेट अगर अपनी बात केवल रखेगा तब कैसे पूरे देश के लिए नीतियां अपनाएंगे। तो ऐसे में बहुत जरूरी होती है कि हमारे पास एक पॉलिटिकल पार्टी, कोई एक ऐसी एजेंसी हो जो इन सभी व्यूज को एक कर दे, है ना, जो इन सभी व्यूज को क्या कर दे, एक कर दे। तो बेसिकली अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है तब हमारे सामने जो प्रॉब्लम आती है कि अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से जो गवर्नमेंट है ये फॉर्म्ड भी हो गई तब अनसर्टेनिटी रहेगी, फॉर्म्ड भी हो गई तब भी क्या होगा, अनसर्टेनिटी जो है ये रहेगी, अस्थिरता रहेगी, ठीक है, अनसर्टेनिटी रहेगी जो कि डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं मानी जाती। अब सेकंड हम देखेंगे, एक और जो इशू आता है वह ये है कि अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वह खड़ा हो गया तब अकाउंटेबिलिटी का क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या आप एक रिस्पॉन्सिबल जो गवर्नमेंट है वह फॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट जो मेंबर था वह मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर एरिया का था, वन एरिया का, है ना, यहाँ से जो है एक कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ। अब ये जो अकाउंटेबल है वह केवल इस ग्रुप के अंदर, केवल इसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए अकाउंटेबल है। तो ऐसे में हमें पूरे देश के स्तर पर अगर हम देखें, हमें एक रिस्पॉन्सिबल और एक जो अकाउंटेबल गवर्नमेंट है वह हमें नहीं मिल पाती। और अगर डेमोक्रेसी में लोगों के लिए हमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का फॉर्म चाहिए, तब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वह बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव है विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो देखो अगर हम लार्ज सोसाइटी, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, ये तो इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है इसका हमने इमेजिनेशन एक देख लिया कि अगर पूरे देश में गवर्नमेंट बन भी जाती है तब भी वह अनसर्टेन रहेगी, अनस्टेबल रहेगी, और अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वह नहीं रहेगी बिकॉज ऑफ एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहाँ से अगर कोई एक चुना गया है तब वह केवल उस एरिया के लिए ही काम करेगा, अकाउंटेबल होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम इस पे बात करेंगे कि जब हमें लार्ज सोसाइटीज नीड की बात करनी हो, रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करनी हो, पूरे कंट्री के रिप्रेजेंटेशन की बात करनी हो, तो ऐसे में ये जो प्रॉब्लम है, देखो जब सोसाइटी है, सोसाइटी बिकम्स लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, सोसाइटी जो है जब बड़ी हो जाती है, कठिन होने लगती है ना, तब ऐसे में हमें क्या जरूरत होती है कि कोई एक जो कैंडिडेट जो कि किसी पर्टिकुलर केवल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए अकाउंटेबल है ना, तब ऐसे में जरूरत हमें क्या होती है कि हम एक पॉलिटिकल जो पार्टी है, एक ग्रुप हो ऐसा जिसकी एक विचारधारा हो सकता है ये विचारधारा अलग अलग जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसकी अलग अलग होती है ना। तो यहाँ पर देखो जब जरूरत होती है कि हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वह बनाना चाहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स डेमोक्रेसी जो है वह ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव आप बनाना चाहते हैं, तब ऐसे में बहुत ज़रूरत होती है कि हमारे पास एक पॉलिटिकल सिस्टम हो। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें एक ऐसे में एजेंसी की ज़रूरत होती है, हमें किसकी ज़रूरत होती है, और ये एजेंसी डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी है। तो कंक्लूजन क्या हो सकता है, व्हाई मॉडर्न डेमोक्रेसी
कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। तो हम यहाँ पर इसका कंक्लूजन ये कह सकते हैं कि अगर हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहते हैं तब हमें एक एजेंसी चाहिए जो कि सोसाइटी का बेसिकली जो रिप्रेजेंटेशन है वह ठीक तरीके से कर सके और पूरे एक एरिया के लिए वह रिस्पॉन्सिबल हो, है ना। तो इसके लिए हमें जरूरत होती है पॉलिटिकल पार्टीज। तो हम कह सकते हैं कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज है वे विदाउट पॉलिटिकल पार्टी ठीक तरीके से जो गवर्नमेंट है उसको नहीं चला सकती। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट हम देखेंगे एक क्वेश्चन, देखो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट डेमोक्रेसी? Democracy evolved through popular struggle. Democratic conflict is resolved through mass mobilization. Role of popular struggle comes to an end with the establishment of democracy, and public participation become more effective with the help of organized politics. तो आखिर इसमें कौन सा जो है वह ट्रू नहीं है? तो देखो, रोल ऑफ द पॉपुलर स्ट्रगल कम्स टू द एंड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। एक जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, उसमें लोगों के व्यू, ओपिनियंस और नीतियां जो है, सारी चीजें जब अलग अलग होती हैं, अलग अलग लोग डिमांड्स करते हैं, तो और वह साथ में किसी एक पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए कोई मूवमेंट कर रहे हैं, तब ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि जो स्ट्रगल है वह खत्म हो जाते हैं या उनकी भूमिका जो है वह खत्म हो जाती है अगर डेमोक्रेसी एक बार एस्टैब्लिश हो गई तो बहुत सारे देशों ने जब डेमोक्रेसी को अपनाया, ठीक है, डेमोक्रेसी का जो तरीका अपनाया, तब ऐसे में हम देखेंगे कि उसके बाद में वह तानाशाह हो गए, है ना। वहां पर कोई वन मैन जो है वह आता है और अपनी ट्रेनिंग स्थापित कर लेता है, अपना वर्चस्व कर लेता है, वह डिक्टेटर हो जाता है। तो ऐसे में डेमोक्रेसी अगर स्टैब्लिश हो भी गई और उसके बाद आपने लगातार जो लोगों के व्यूज लोगों के अकॉर्डिंगली नहीं चले, तो डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर सकती। मान लीजिए डेमोक्रेसी आई, डेमोक्रेसी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन गई, है ना, लोगों ने वोट किया, अपने जो लीडर्स थे उनको सेलेक्ट किया, चूज किया, लेकिन उसके बाद वो जो लीडर्स थे उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंज कर दिया, उसके बाद अपने अकॉर्डिंगली जो है वह सारी चीजें कर ली कि उनकी गवर्नमेंट बनी रहे, तब ऐसे में क्या डेमोक्रेसी सर्वाइव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, है ना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि फर्स्ट सही है, ए, बी और डी इसमें सही है, और जो लास्ट है वह इसमें गलत है, ठीक है। अब देखो, हाउ मेनी पार्टी शुड बी हैव, इसकी हम बात करते हैं। How many parties should be have? How many parties should we have? देखो बच्चों, जब आप पॉलिटिकल पार्टीज और इस सिस्टम की बात करते हैं और हमारे यहाँ कितनी पॉलिटिकल पार्टीज है, कितनी हमें चाहिए, इन सब की जब हम बात करते हैं, इसके आंसर जो है वे अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे नेशनल और स्टेट पार्टीज की, कि कुछ पार्टीज नेशनल है, ये टाइप्स ऑफ पार्टीज की बात होंगे। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि एक डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए हर जो सिटीजन है वह बेसिकली फ्री है ना, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वह रजिस्टर्ड करेगा कौन सी पार्टी जो है वह नेशनल होगी या कौन सी पार्टी जो है वह स्टेट होगी या रीजनल पार्टी होगी। बेसिकली पार्टीज को बनाने का एक जो सिस्टम है वह अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकता है, और यहाँ पर हम 3 इंपॉर्टेंट जो सिस्टम्स है उसकी बात करते हैं। देखो, फर्स्ट हम देखेंगे इसमें वन पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम, एक दलीय व्यवस्था, वन पार्टी सिस्टम, एक दलीय व्यवस्था, ठीक है। सेकेंड हो सकता है टू पार्टी सिस्टम, ठीक है, दो दलीय व्यवस्था आप इसको कह सकते हैं। और तीसरा होगा मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय व्यवस्था। आप समझ पा रहे हैं कि इंडिया में कितनी
कौन सी व्यवस्था इसमें हो सकती है? समझ पा रहे हैं क्या इस बात को? क्या हमारे यहाँ कोई एक ही पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, या फिर हमारे यहाँ केवल कोई 2 पार्टीज है जो लगातार बस चेंज होती रहती है, सत्ता में आती रहती है, या फिर हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है? समझ आ रहा है क्या आपको? अपनी व्यवस्था के उसकी क्या स्पेशलिटी होगी, बाकी सारी बातें तो बाद में, लेकिन आपको ये जरूर समझ आ रहा होगा कि इंडिया में जिस सिस्टम को अपनाया गया है वो मल्टी पार्टी सिस्टम है ना? मल्टी पार्टी सिस्टम है। चलिए, तो सबसे पहले वन पार्टी पे आते हैं बेसिकली। सो एक दलीय व्यवस्था क्या होती है? ये किन किन देशों में है बेसिकली? जैसे कि हम चाइना की बात करते हैं, तो चाइना में केवल कम्युनिस्ट पार्टी, केवल एक ही पार्टी है, वह कौन सी है? कम्युनिस्ट पार्टी। और अगर हमेशा यही इलेक्शन जीती है, यही हमेशा जो गवर्नमेंट है वह फॉर्म करती है। इसके पहले भी हमने एक चैप्टर में इसकी बात की थी ना कि डेमोक्रेसी जो है वह क्यों नहीं कहलाएगा चाइना का, जबकि उसमें इलेक्शन हो रहा है? इसलिए क्योंकि ये हमारे पॉलिटिकल बेसिकली जो ऑप्शंस है वह नहीं दे रहा है ना? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे। अगर इलेक्शंस हो भी रहे, एक ही पार्टी हमेशा जीत रही है, उसके हारने की संभावना ही नहीं, तो डेमोक्रेसी इसमें कहाँ रही? और लोग जो है वह पार्टी, अगर उन्हें चुनाव में भाग लेना है तो ये जो कम्युनिस्ट, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, इससे परमिशन लेनी होगी कि क्या हम चुनाव लड़ ले, तब ऐसे में हम उसे डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। और लास्ट नेक्स्ट है इसमें, सो वन पार्टी सिस्टम क्या है? वन पार्टी सिस्टम, only one party is allowed, only one party is allowed to control and run government, to control and run the government, है ना? एंड रन द गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पर केवल एक ही जो पार्टी है उससे ही अलाउ रहता है गवर्नमेंट को चलाना और गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की, ठीक है? तो जब यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था, जैसे कि चाइना में केवल कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और हमेशा यही जो चुनाव है वह जीतती है, अगर किसी पार्टी को पार्टिसिपेट करना, हालांकि वो जीतेगी नहीं, पार्टिसिपेट करना है तो उसे चाइनीज कम्युनिस्ट जो पार्टी है इससे परमिशन लेनी होगी, है ना? तो देखो यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे? नहीं होंगे। सो डज नॉट परमिट फ्री कंपटीशन, फ्री कंपटीशन फॉर पावर, डज नॉट परमिट फ्री कंपटीशन फॉर पावर, है ना? तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन्स जो है वह फ्री नहीं हो सकते, वह निष्पक्ष नहीं हो सकते, और ऐसे में केवल एक ही पार्टी जो है वह हमेशा सरकार बनाएगी। अच्छा ये बताओ कि क्या इसमें डेमोक्रेसी का ऑप्शन है? क्या इसे आप डेमोक्रेसी कह सकते हैं? इस तरीकों को क्या आप डेमोक्रेटिक तरीका कह सकते हैं? नहीं, सीधा सा आंसर है नहीं, बिकॉज ऑफ डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वह बात करता है पार्टिसिपेशन की। ये किसकी बात करता है? पार्टिसिपेशन की बात करता है। पार्टिसिपेशन मतलब केवल राइट टू वोट नहीं है, पार्टिसिपेशन का मतलब है कि वह इलेक्शंस जो है उसमें भी पार्ट ले सके, ठीक है? सो यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट नॉट अलाउ two parties to compete in, must allow at least two party of compete in elections। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वो होंगे कि कम से कम वहां पर 2 पार्टीज तो हो, वही इलेक्शंस जो है वह डेमोक्रेटिक कहलाएंगे। तो एक दलीय व्यवस्था को कभी भी हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स नहीं कह सकते, ठीक है? चलो सेकंड हम आते हैं 2 पार्टी सिस्टम पर। सेकंड हम 2 पार्टी सिस्टम की बात करेंगे। सो बेसिकली इस सिस्टम में क्या होता है? Power usually changeable, change between 2 party, change between 2 main parties। देखो इसमें क्या था? इसमें केवल 1 पार्टी को ही अलाउ किया जा रहा था। अब इसमें एटलीस्ट 2 जो पार्टीज है, मान लीजिए एक ए है और एक बी है, इनके बीच में जो चेंज है वह होता रहता है पावर का, कि एक बार जो ए पार्टी है वह आ गई सत्ता में, दूसरी बार जो बी पार्टी है उसने गवर्नमेंट बना ली। और याद रखना कि ये जो 2 पार्टी सिस्टम है ये यूएस में होगा और यूके में होगा, है ना? यहाँ पर 2 जो प्रमुख पार्टी है वह लगातार हम देखेंगे कि जो चेंज है वह होती रहती है, एक बार दूसरे की सत्ता आ गई फिर नेक्स्ट किसी और की आ गई। तो इस तरीके से इन्हीं के बीच में जो शफल है वह होता रहता है, ठीक है? क्लियर है? सो बेसिकली देखो कि 2 पार्टी सिस्टम में क्या होगा कि 2 पार्टी हैव अ सीरियस चेंज ऑफ विनिंग मेजोरिटी
सीट टू फॉर्म गवर्नमेंट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए जो सीरियस विनिंग चांसेस होंगे वह केवल इन 2 पार्टीज के ही होंगे, ठीक है। हो सकता है और पार्टीज जो है वह भी एग्जिस्ट कर रही हो, लेकिन यहाँ पर 2 मेजरली जो पार्टीज है उन्हीं के बीच में जो गवर्नमेंट है वह चेंज होती रहती है। अब हम बात करेंगे लास्ट, मल्टी पार्टी बहुदलीय व्यवस्था, और इसका एग्जाम्पल क्या है, इंडिया। इंडिया में किस तरह की व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है। सो इफ सेवरल पार्टीज कंपीट फॉर पावर, इफ बहुत सारी अगर पार्टीज होती है, इफ सेवरल पार्टीज compete for power, compete for power and more than 2 parties have a reasonable chance of coming to power, reasonable chance of कमिंग टू पावर। तो सत्ता में आने के जो रीजनेबल चांस हैं, ठीक है, सत्ता में आने के जो रीजनेबल चांस है वह कम से कम मोर देन 2 पार्टीज तो हों, है ना। तो इस व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, मल्टी पार्टी सिस्टम कहेंगे। और बेसिकली देखो समटाइम्स क्या होता है कि इस तरह की पार्टी में एक और इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी, जब मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होता है तब इसमें क्या होगा कि मोर देन 2 पार्टीज तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक गठबंधन की सरकार भी बनती है कि जब कभी मेजोरिटी जो है वह किसी एक पार्टी को नहीं मिल पाती है, वैसे में कई जो मल्टी पार्टीज है वह साथ में आती हैं और उसके बाद वह कोलिशन करके गवर्नमेंट है वह बनाती है, वह फॉर्म करती है। लेकिन हाँ, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है, जैसे कि आपने 1980s और 19 के जो दशक है उसमें देखा होगा कि कई सरकारें जो है वह केवल कुछ मंथ या कुछ वीक चली। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट हम ये कह सकते हैं कि इसका नेगेटिव एस्पेक्ट्स है अनसर्टेनिटी, ठीक है। इसका बेसिकली क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम का एक जो नेगेटिव एस्पेक्ट हमें समझ में आता है कि मान लीजिए गठबंधन की सरकार है और ऐसे में एक ने अपना जो विश्वास है वह खींच लिया, तब ऐसे में जो गवर्नमेंट है वह गिर जाती है, ठीक है। तब ऐसे में क्या होगा, अनसर्टेनिटी इंस्टेबिलिटी जो है वह मल्टी पार्टी सिस्टम में का एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। आया समझ में। तो इस तरीके से जो 3 सिस्टम है वह डिफरेंट कंट्रीज ने अपनाए। 1 पार्टी जैसे कि चाइना, और 2 पार्टी सिस्टम जैसे कि यूएस एंड यूके, और मल्टी पार्टी सिस्टम जैसे कि इंडिया। 1 पार्टी सिस्टम की जब हम बात करेंगे जिसमें कि फ्री कंपटीशन नहीं होगा, और इसे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स नहीं कह सकते, बिकॉज ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स या डेमोक्रेटिक सिस्टम हम केवल उस सिस्टम को ही कह सकते हैं कि एटलीस्ट 2 पार्टीज जो है उनके समान जीत हार के अवसर हो। सेकेंड हमने बात की कि जो 2 पार्टी सिस्टम है बेसिकली, ठीक है, इसमें सीरियस चांस होंगे कि जो 2 पार्टी हैं वह जीत सके, केवल एक नहीं, कम से कम 2 पार्टीज जो है वो जीत सके, ठीक है। और उनके बेसिकली जो पावर है वह चेंज होगा बिटवीन 2 मेन जो पार्टीज होंगी, ठीक है। और लास्ट हमने देखा मल्टी पार्टी में सेवरल पार्टीज कंपीट फॉर पावर एंड मोर देन 2 पार्टीज, एटलीस्ट उनके पास सीरियस चांस होंगे कि वह जीत सके, रीजनेबल उनके पास चांस होंगे कि वह पावर में आए, ठीक है। क्लियर है। तो हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। अच्छा, बेसिकली हमने ये सिस्टम की बात की कि ये सिस्टम हो सकते हैं। अब देखो 2 इंपॉर्टेंट बातें, किस पार्टी को हम राष्ट्रीय पार्टी कहेंगे, क्या जो राष्ट्रीय पार्टी बनती है उसने क्या क्या ऐसी शर्तें पूरी की होती हैं। यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय जो हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, निर्वाचन आयोग है, वह किस पार्टी को, जैसे कि आप देखेंगे रिसेंटली जो आप पार्टी है उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया गया था, नेशनल पार्टी जो है उसको दर्जा दिया गया, ठीक है। तो नेशनल पार्टी बेसिकली होती क्या है,
तो 3-4 इसके मेजरमेंट के बेसिकली पॉइंट्स है कि कब उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि वह नेशनल पार्टी है, ठीक है, वह रीजनल पार्टी है, स्टेट पार्टी है। इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, इसकी कुछ शर्तें होती है। 3-4 पॉइंट्स आपको याद रखने, और ये सारे पॉइंट याद रखने, ध्यान रखना। जैसे कि फर्स्ट हम देखेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, ये इसने एक पूरा क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि किस प्रपोर्शन में वोट मिलेंगे, कितनी सीट मिलेगी, तब आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज अ राष्ट्रीय पार्टी, एज अ नेशनल पार्टी, ठीक है। तो इसके करंट अफेयर के जो डेटा है वह आप देख लीजिएगा, कितनी पार्टीज है, कब कब उनको दिया, और कितनी पार्टी इंडिया में हो, वो उनकी स्थापना कब हुई थी, ये सारे जो फैक्ट है वो आप देख लीजिएगा बच्चों। तो एटलीस्ट कोई पार्टी चाहती कि वह नेशनल पार्टी बने, तो एटलीस्ट उसे सिक्योर करना होगा 6% ऑफ टोटल वोट्स in an election to an legislative assembly of the state and win at least 2 seat, है ना। तो इसे क्या करना होगा, सबसे पहले कि जो पार्टी चाहती है कि वह नेशनल पार्टी बन जाए, वह राष्ट्रीय पार्टी बन जाए, राष्ट्रीय दल बन जाए, पार्टी या दल, ठीक है, तब सबसे पहले क्या कि कम से कम 6% जो वोट है, 6% वोट हैं, ये मिलने चाहिए। कुल वैध मतों का जितने भी परसेंट वोट है, उसका 6% वोट जो है वह मिलना चाहिए, ठीक है, इलेक्शन में। किसमें? ये विधानसभाओं की, विधानमंडल की बात हो रही है। तो हम देखेंगे कि कम से कम जो विधानसभाएं हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव जो असेंबली है स्टेट की, एटलीस्ट आपको 6% टोटल वोट्स मिले, और कम से कम आप जो 2 सीट है उस पर आप आ सको, 2 सीट जो है वह आ सको, ठीक है। सेकंड देखो, अ पार्टी एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट इन लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस एंड 4 स्टेट एंड विन एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी। साथ ही हम देखेंगे कि अगर लोकसभा के चुनाव होते हैं, ठीक है, तो लोकसभा के चुनाव में अगर उस पार्टी के जो कैंडिडेट्स है, वो जो पार्टी है, उसे 6% वोट मिलेंगे, और लोकसभा में 2 नहीं, लोकसभा में 4 सीट की बात हो रही, कि उसे लोकसभा में कम से कम जो है वह 4 सीट मिलनी चाहिए उस पार्टी को, तब जाके उसे नेशनल पार्टी जो है वह कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसके स्टेट पार्टी कैसे डिक्लेयर होगी उसकी भी हम बात करेंगे। जैसे कि अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, इससे 9th नेशनल पार्टी जो है वह दैट टाइम रिकमेंड कंसीडर किया गया था। अब एक क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पॉलिटिकल पार्टी एंड इलेक्शन सिंबल्स 2019 हैंडबुक। अ पॉलिटिकल पार्टी वुड बी कंसीडर अ नेशनल पार्टी इफ, उसे नेशनल पार्टी कंसीडर किया जाएगा इफ इट इज रिकॉग्नाइज इन 4 और मोर स्टेट, अगर वह 4 या उससे ज्यादा जो स्टेट है उसमें रिकॉग्नाइज हो रही है। इफ इट्स कैंडिडेट हैव सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट, कुल वैध मतों का कम से कम 6% उसको मिले, और एटलीस्ट 4 स्टेट में, एटलीस्ट 4 स्टेट, एंड द पार्टी हैज आ लीस्ट 4 MP इन द लास्ट लोकसभा पोल्स, है ना। कम से कम 4 सीट्स उसको लोकसभा में मिली हो, 6% वोट दोनों में सेम है, बट स्टेट लेजिस्लेटिव में एटलीस्ट 2 सीट मिली हो, और जब हम बात करेंगे लोकसभा की तो एटलीस्ट वहां पर उसे 4 सीट मिली हो। इफ इट हैज वोन एटलीस्ट 2% ऑफ टोटल सीट इन द लोकसभा एटलीस्ट 3 स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे एज अ नेशनल पार्टी उसको कंसीडर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वह इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो नेशनल पार्टी उसको कंसीडर करने के लिए ये सारे क्राइटेरियाज होंगे। अब हम बात करेंगे कि कुछ स्टेट पार्टीज भी होती है जिसे नेशनल पार्टी कंसीडर नहीं किया जाता है, स्टेट राज्य पार्टी या फिर इसे रीजनल पार्टीज, क्षेत्रीय दल भी कहा जाता है। जैसे कि हम अलग अलग देखते हैं कि पंजाब में मान लीजिए अकाली दल है ना, या फिर हम बिहार की बात करेंगे तो, या सिक्किम की बात करेंगे तो यहाँ पर सिक्किम डेमोक्रेटिक जो पार्टी है, ठीक है, अलग अलग। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो पार्टीज है वह हो सकती है, इन्हें स्टेट पार्टी या रीजनल जो पार्टी है उन्हें कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अब देखो, रीजनल अगर कोई पार्टी जो है वह स्टेट पार्टी उसको कंसीडर किया जाए, डिक्लेयर किया जाए, इसके लिए उसे क्या क्या कंडीशंस जो है वह फुलफिल करनी होगी। तो यहाँ पर 3-4 पॉइंट्स है बेसिकली, ठीक है। फर्स्ट कहा जाता है कि 6% उसे वैलिड वोट मिले हो स्टेट एट अ जनरल इलेक्शन टू द रेस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड ऑल्सो इट विन 2 सीट सेम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एटलीस्ट 6% वोट, और वही क्राइटेरिया कि 2 सीट्स एटलीस्ट उसको मिली हो, तब जाके उसको स्टेट
जो पार्टी है वह कंसीडर किया जाएगा। ये पहला क्राइटेरिया हो गया। इफ इट सिक्योर्स 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट इन द स्टेट एट जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव, लोकसभा है ना, लोकसभा, एंड ऑल्सो इट विन 1 सीट इन द लोकसभा फ्रॉम द सेम स्टेट, कि कम से कम उस राज्य से उस पार्टी ने एक लोकसभा सीट जीती हो और 6% टोटल वैलिड वोट हो। तो यहाँ पर 4 सीट अगर मिल रही थी, तब वो 4 सीट मिल रही थी तो नेशनल पार्टी कंसीडर किया जा रहा था, और यहाँ पर 6% वैलिड वोट के साथ उस पार्टी की अगर एक सीट लोकसभा में उसने किया है, तब उसे एज अ स्टेट पार्टी जो है वह कंसीडर करा जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक है, साथ ही देखो, इफ इट विन 3% ऑफ सीट लोकसभा असेंबली, जनरल इलेक्शन एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कंसीडर 3 सीट इन असेंबली, ठीक है, विच एवर इज मोर। तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर हम बात करें तो एटलीस्ट वहां पर 3 सीट्स जो है वह उसको मिल जाए। इफ इट विन 1 सीट इन लोकसभा फॉर every 25 seat or any fraction therefore allotted to the state and the general election to the Lok Sabha from the, अच्छा जहाँ पर LS लिखा हुआ है बच्चों वह लोकसभा है, जहाँ पर LA लिखा हुआ है वह लेजिस्लेटिव असेंबली यानी स्टेट की विधानमंडल की बात हो रही है। ठीक है, तो उसे कंसिडर किया जाएगा। एटलीस्ट इट्स इफ इट सिक्योर 8% ऑफ टोटल वैलिड वोट एंड स्टेट at a general election to the Lok Sabha from the state to the state legislative assembly। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे क्राइटेरियाज होंगे कि अगर ये कंसीडर कर पाता है, ये फुलफिल कर पाता है, तब जाकर उसको एक स्टेट पार्टी जो है वह रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक है, फिर से देख लो, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इसमें 2 जो सीट्स हों एटलीस्ट वह मिले, 6% वैलिड वोट की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, क्लियर। और लोकसभा के लिए एटलीस्ट हमने देखा कि कम से कम एक लोकसभा की जो सीट है वह उसे मिले। अब हमें इसमें लास्ट देखना है चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कि आखिर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके क्या चैलेंजेस हैं। देखो, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है मेंस के लिए, कि अगर क्वेश्चन आता है कि जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए क्या क्या रिकमेंडेशंस जो है वह लॉ कमीशन ने की है, सेकेंड ARC, आप याद कर लीजिए इसको, बिकॉज ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो रिफॉर्म्स जो है वह आप अपने मन से नहीं लिख सकते। रिफॉर्म्स के लिए अगर आप कोई डेटा, कोई रिपोर्ट, है ना, इस तरह के आयोग की कोई रिकमेंडेशन अगर आप यूज़ करते हैं तब वो ज़्यादा सही माना जाता है। तो लॉ कमीशन कहता है, लॉ कमीशन का 170 रिपोर्ट है। ठीक है, इसमें यह कहा जाता है कि बेसिकली इलेक्टोरल जो लॉज है इसमें रिफॉर्म की जरूरत है। डेडिकेटेड एन एंटायर चैप्टर ऑफ द नेसेसिटी ऑफ प्रोवाइडिंग लॉ रिलेटेड टू इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी। कहा जाता है कि एक डेमोक्रेसी में तो पॉलिटिक्स है, लेकिन डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक डेमोक्रेसी में लोगों के ओपिनियन, गवर्नमेंट को चलाने का काम, पार्टिसिपेशन, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल पार्टी करे तो डेमोक्रेटिक चीज़ें स्टैब्लिश हो रही है। लेकिन वही एक जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके अंदर जो है वह पूरा जो मैकेनिज्म बना हुआ है वो बेसिकली डेमोक्रेटिक नहीं है। लोगों का पार्टिसिपेशन उसमें, बाकी जो मिनिस्टर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन, उनके व्यू, उनके ओपिनियन नहीं होते। वो किसी एक लीडर, है ना, वो क्या करते हैं, किसी एक लीडर की जो बात है वह मान्य होती है। तो कहीं ना कहीं क्या चल रहा होता है कि इंटरनली जो है वह एक लीडर का बहुत स्ट्रांग जो व्यू है वह माना जा रहा है। ठीक है, तो बाकी लोगों का पार्टिसिपेशन जो है वो उसमें नहीं है। तो अगर यहाँ पर मान लीजिए एक पार्टी के अंदर एक जो लीडर है उसकी सुनी जा रही है, तब इसके अंदर डेमोक्रेसी कहाँ रही, नहीं रही, है ना। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि बाय लॉ कमीशन, केवल इतना भी याद रखोगे ना कि 170 जो रिपोर्ट है लॉ कमीशन की, विधि आयोग की, इसने रिकमेंड किया है कि पार्टी के अंदर जो डेमोक्रेसी है वह नहीं है और इसलिए ये डेमोक्रेसी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, सेकेंड ARC की जो रिपोर्ट है, द्वितीय प्रशासनिक जो सुधार आयोग है, इस रिपोर्ट में ये कहा गया 2008 में जो एथिक्स एंड गवर्नेंस रिपोर्ट आई, pointed out that corruption is caused by over centralization. Since the more remotely power is exercised from the people, it greater is the distance between authority and accountability। तो यहाँ पर इसमें पॉइंट आउट किया गया है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी में मान लीजिए पावर कंसंट्रेशन जो है वह हो जाता है, भ्रष्टाचार की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, तो बेसिकली सेंट्रलाइजेशन जो है वह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये
करप्शन को दूर करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है। तो ये सेकंड एआरसी की रिपोर्ट है। तो सेकंड अगर हम लॉ कमीशन की 170 रिपोर्ट की बात करेंगे, ये कहता है कि विद इन पार्टी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और सेकंड एआरसी की रिपोर्ट कहती है कि डिसेंट्रलाइजेशन के कारण जो है वह करप्शन है, इसलिए ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखो, फिर और चैलेंजेस बता देती हूँ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय व्यवस्था। 3 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे कहता है इन दिस सिस्टम सेवरल पार्टी compete एंड मोर देन 2 पार्टी हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर। कम से कम एटलीस्ट रीजनेबल अगर हम कहें चांसेस है पावर में आने के, सत्ता में आने, कम से कम 2 पार्टी तो है ही। अलायंस ऑफ पार्टी फॉर पावर इज फीचर ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। अगर पार्टीज जो है वह गठबंधन की सरकार आती है तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है। 1 पार्टी और 2 पार्टी सिस्टम में ये नहीं होगा, बट अगर हम अलायंस ऑफ पार्टीज की बात करें, गठबंधन की बात करें, तो ये मल्टी पार्टी सिस्टम का एक फीचर है। ठीक है, और लास्ट है मल्टी पार्टी सिस्टम प्रोवाइड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। मल्टी पार्टी सिस्टम, मान लीजिए जो गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट में ये टेबल है मान लीजिए, तो ये जो टेबल है वह बेसिकली किससे, 4 इसके पैर हैं। ऐसे में देखो अगर एक, ये मान लीजिए 4 पार्टीज है ना अलग अलग, ठीक है, अब ये जो है वह हट गया, तो ऐसे में ये जो टेबल है वह स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो अब हम देखते हैं कि पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी नहीं बल्कि मल्टी पार्टी सिस्टम से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का कंसर्न आता है, नेगेटिव एस्पेक्ट है इसका। सो इसमें करेक्ट कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर विथ द इलेक्शन कमीशन। Election Commission treat all party equally and Election Commission offers some special facility to large and established party। जैसे कि मान लीजिए कोई बड़ी पार्टी है, established पार्टी है, उस पार्टी को क्या सिंबल चाहिए उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, है ना। तो कुछ उसको स्पेशल जो प्रोविज़न है, कुछ स्पेशल जो ट्रीट्स है वह मिलेंगे जो कि इक्वली नहीं कहलाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन ट्रीट ऑल पार्टी इक्वली, ये गलत होगा। जो स्टैब्लिश्ड पार्टियां हैं या बड़ी पार्टियां हैं उनके लिए जो इलेक्शन कमीशन है वह स्पेशल ट्रीटमेंट देता है, कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ देता है। ठीक है, हाँ ये बात सही है। एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर कर। हालांकि पता है आपको, लगभग अगर हम क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें, इनकी संख्या शायद 2000 प्लस है, 2000 प्लस है। लेकिन हम देखेंगे कि जो सीरियस पार्टीज है वह कम है, केवल रजिस्टर्ड है कि हाँ वह पॉलिटिकल पार्टी है। हो सकता है 4 लोग हों, पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करा ली हो, बट ना वो इलेक्शंस में पार्ट लेंगे, ना वो स्टेट लेजिस्लेटिव या फिर बाकी सब में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। केवल वह नॉमिनेटेड है, केवल वह रजिस्टर्ड है कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं नॉन सीरियस पॉलिटिकल पार्टीज जो है वह ज़्यादा है। और हम देखेंगे, एक आपको करंट अफेयर का एक डेटा बताती हूँ कि जो अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है ना, इसमें बेसिकली इस तरह के निर्वाचन आयोग ने क्या किया, जो 86 इस तरह की पार्टीज थी उसका जो निर्वाचन है उसका बेसिकली जो मान्यता है वह हटा दी, रद्द कर दी, उसको अनलिस्ट कर दिया। ठीक है, और इसके बाद 253 जो पॉलिटिकल ऐसे पार्टीज थी उसको निष्क्रिय, जो कि वह इनएक्टिव थी, कुछ कर ही नहीं रही थी, ना कहीं पार्टिसिपेशन था ना कुछ और वह काम कर रही थी, उनको इनएक्टिव जो है वह घोषित कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली ये किया कैसे, ये क्यों किया, तो बेसिकली इनके द्वारा राज्यसभा, लोकसभा या फिर किसी भी तरह के जो इलेक्शंस है उसको लेकर कोई पार्टिसिपेशन जो है वह नहीं था। ठीक है, इसलिए इनको अनलिस्टेड जो है वह कर दिया। अब एक और क्वेश्चन देखो, आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी इन इंडिया। देयर आर 8 रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी। इसको करंट अफेयर के साथ पढ़ के आंसर करोगे, और वो फैक्ट भी याद रखोगे कि आम आदमी पार्टी को भी नेशनल पार्टी कंसीडर किया। आउट ऑफ रिकॉग्नाइज पार्टी इन इंडिया 3 पार्टीज आर फॉर्म्ड बिफोर इंडिपेंडेंस। इसमें से 3 पार्टीज में आप देखेंगे कि हाउ मेनी पार्टीज शुड हैव,
और इसमें वन पार्टी, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम के साथ साथ कुछ जो नेशनल पार्टीज है उसकी बात की गई, जैसे कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। अब आपको देखना, आपका काम ये है कि ये जो पार्टीज है, आम आदमी पार्टी भी है ना, तो ये जो पार्टी है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी कब फॉर्म्ड हुई और किस किस का नेशनल पार्टी का जो अभी भी टैग है वह बचा हुआ है, किसका हट गया है, एक बार आप करंट अफेयर से इसको जरूर देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम आते हैं चैलेंजेस पर। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, क्या क्या इसमें चैलेंजेस हैं, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। पहला चैलेंज वही जो कि लॉ कमीशन की 170 जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर विद इन जो डेमोक्रेसी है वह नहीं है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो एक लीडर है, ठीक है, जो पावर का कंसंट्रेशन है वह वन और फ्यू लीडर्स पर है, जो पावर का कंसंट्रेशन है बिकॉज ऑफ वह एक लीडर के पास, मान लीजिए कुछ ही लीडर्स के पास है, तो ऐसे में सबसे पूछकर जो डिसीजन है वह नहीं लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है, ये इसका पहला चैलेंज है और यहाँ पर आपको कंसीडर करना है, साथ साथ में लॉ कमीशन की रिपोर्ट। विधि आयोग जो है, इस बार पूछा गया था विधि आयोग का स्टेटस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, बताओ जरा। तो लॉ कमीशन की जो 170 जो रिपोर्ट है, ठीक है, कि इंटरनल जो डेमोक्रेसी है वह होने चाहिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज डिसीजन ले रही हैं उसमें बाकी और मेंबर्स जो है उनका कंसेंट भी लिया जाए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, ये चुनौती बहुत आम है, आप बाहुबल आप देखते हैं कि पॉलिटिक्स में ज्यादातर क्रिमिनल लोग अगर आ रहे हैं, सो मनी एंड मसल पावर, धन और बाहुबल। देखो इस रिफॉर्म के लिए जो चैलेंजेस है बस इन्हीं को रिफॉर्म करना है, तो पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म हो गया, जो चैलेंजेस है उसी को दूर करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मान लीजिए जो भी पर्सन है अगर उसे 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हुई है, यूपीएससी ने ये स्टेटमेंट पूछा था, उसमें 5 साल दिया हुआ था जो कि गलत था, 2 साल की सज़ा अगर किसी व्यक्ति को हुई है किसी सीरियस अपराध के लिए, तब वह कुछ एक समय के लिए चुनाव लड़ने पर उस पर प्रतिबंध लग जाएगा। तो बेसिकली आप देखेंगे कि धनबल का जो प्रभाव है, जो क्रिमिनल कनेक्शंस है, ये पॉलिटिकल पार्टीज से क्रिमिनल कनेक्शंस है, ठीक है, इनको पैसों की ज़रूरत होगी इलेक्शंस के लिए, और ऐसे में जिनके पास पैसा होगा उन्हें टिकट दिया जाएगा, भले ही उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो, वह एथिकल उनके वैल्यूज़ हो या फिर एथिकल वैल्यूज़ ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक चैलेंजेस हो गया। अब देखो एक और चैलेंजेस जो आप अपने आप देखते हैं, जो कि एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत बैड है, बैड फॉर डेमोक्रेसी, और इसे हम कहेंगे डायनेस्टिक सक्सेशन। चैलेंज किसका, डायनेस्टिक सक्सेशन का, वंशवाद की चुनौती। अब देखो वंशवाद की जो चुनौती है बेसिकली ये किसी भी जगह सही नहीं मानी जाती और डेमोक्रेसी में तो बिल्कुल भी नहीं, और इसमें ट्रांसपेरेंट जो प्रोसीजर है वह नहीं अपनाया जाता, और इसके फलस्वरूप एक ऐसा व्यक्ति जो कि केवल फैमिली बैकग्राउंड उसका है वह एक ऐसी पोजीशन पर आता है जहां आम लोग या जनता उसे देखना नहीं चाहती। तो ऐसे में हु डू नॉट हैव एटिकेट एक्सपीरियंस और पॉपुलर सपोर्ट कम टू ऑक्यूपाई पोजीशन और ऑफ पावर, है ना, तो वह ऐसी पोजीशन पर आ जाता है, वह ऑक्यूपाई कर लेता है उस पावर को जहां पर उसे और लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता, उसे लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता, उसके पास एटिकेट एक्सपीरियंस नहीं होता, सो इट्स बैड फॉर डेमोक्रेसी। तो अगर हम डायनेस्टिक सक्सेशन की बात करेंगे, ये एक चैलेंज है। अच्छा ये बताओ, डेमोक्रेसी में आपके पास पॉलिटिकल बेसिकली ऑप्शंस होना चाहिए ना, कि आप एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी अलग अलग विचारधारा है, उसके अलग अलग ओपिनियन, डिफरेंट एजेंडा है, अलग अलग पॉलिसीज,
तब हम क्या कर सकते हैं, उसको उस आधार पर सेलेक्ट या नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मीनिंगफुल पॉलिटिकल चॉइस नहीं है, आप देखेंगे कि गवर्नमेंट निर्वाचन आयोग जो है लोगों की डिमांड पर नोटा जो बटन है वह लगाया गया। इसका क्या मतलब था? नोटा ये बताता है कि हमें अपना वोट किसी को नहीं देना है बिकॉज ऑफ हम किसी को योग्य नहीं समझते। तो यहां पर अगर आपके पास सच में मीनिंग चॉइस तो है पर मीनिंगफुल चॉइस नहीं है। मीनिंगफुल कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसे आप समझे। कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि जो एजुकेटेड लोग हैं वो वोट नहीं देते, जबकि एक जो गरीब लोग है वो समझता है कि शायद सरकार बदले तो उसका फ्यूचर बदल जाए, उसका कुछ भला हो जाए, वो वोट देने जाता है, चाहे वह लालच से जाए, ठीक है, या फिर उससे कोई घूस कोई रिश्वत दी गई हो तो जाए, किसी के दबाव में जाए। तो जो गांव की जनता है बेसिकली, जो इस तरह के लोग हैं जिनका बैकग्राउंड कमजोर है, चाहे इकोनॉमिक देखे चाहे सोशली देखे, वो जाके दे रहे हैं। लेकिन एजुकेटेड जो लोग हैं वो वोट परसेंटेज उनका कम है। हम कह सकते हैं कि मीनिंगफुल चॉइस का ना होना डेमोक्रेसी में, ये भी डेमोक्रेसी के लिए उतना ही बैड है ना। तो कहा जाता है कि रिफॉर्म के लिए जो लोग ये सोचते हैं कि राजनीति अच्छी नहीं है, तो ऐसे लोग आए राजनीति में और वो फिर रिफॉर्म करें, या फिर ये जो चैलेंजेस है उसको कैसे दूर किया जाए। सरकार अब सरकार कैसे कमेटी बनाएगी, सरकार कैसे इस चीज़ को रिकमेंड करेगी कि नहीं मनी एंड जो फिस्कल पावर इसका यूज़ नहीं किया जाएगा, जबकि वो खुद ही कर रही है ये काम। तब ऐसे में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट के पास ये चैलेंज होते हैं कि अगर पूरा सिस्टम ही उस पर बेस्ड है वह बहुत बड़े चेंजेस नहीं कर पाती और ऐसे में रिफॉर्म नहीं हो पाते। तो रिफॉर्म के लिए जो एक दो आपके पास पॉइंट्स है, लॉ कमीशन का है, सेकेंड ARC की रिपोर्ट का है, इसको रखें। मेंस के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अगर हम पॉलिटिक्स के चैलेंजेस की बात करें कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि वर्तमान में प्रेजेंट्स में जो पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी है, जो राजनीतिक जो हम लोकतंत्र है, बेसिकली इसमें पॉलिटिकल पार्टीज अपना जो ट्रस्ट है वह खोती जा रही है, ऐसे में इनके रिफॉर्म के लिए क्या हो, है ना। तो और यूथ का जो पार्टिसिपेशन है वह कैसे बढ़ाया जाए पार्लियामेंट में, इस तरह की बातें। पॉलिटिक्स में देखो, पॉलिटिक्स में जो साफ सुथरी छवि वाले लोग हैं वह दूर रहते हैं। उन्हें लगता है कि गांधी जी ने क्या कहा था कि सांप की कुंडली की तरह जो ये पॉलिटिक्स है उसने हमें जकड़ रखा है और हमारे पास इसके जूझने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है, हमें इससे छूटना नहीं है। बिकॉज ऑफ एक डेमोक्रेसी में जरूरत होती है हमें एक ऐसी एजेंसी की जो कि हमारे इंटरेस्ट हमारे ओपिनियन को नेशनल लेवल पर ला सके, उसको जो लॉ है वह ला सके। तो ऐसे में क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वह एक ऐसी एजेंसी के रूप में काम करता है। तो डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं और उसके रिफॉर्म के जो उपाय हैं वह हमें बताने हैं। ठीक है, क्लियर है आपको? क्लियर हुआ? तो चैलेंजेस क्या क्या है आपको PDF में दिया हुआ है, सो प्लीज़ आप इसको पढ़ लेंगे। और एक और क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज, डायनेस्टिक सक्सेशन वंशवाद की चुनौती, ग्रोइंग मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस, एंड पार्टी डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू वोटर। तो कैंडिडेट्स जो है, जो हमारे जो पार्टीज जो हमें कैंडिडेट सेलेक्ट करने का ऑप्शंस देती है, बेसिकली वो एक मीनिंगफुल चॉइस नहीं रहती है ना। तो ये सारे ही चैलेंजेस हैं। क्लियर? अब यूपीएससी ने 2021 में एक क्वेश्चन पूछा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दिया और आपसे पूछ लिया था कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वह कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है, यूपीएससी का क्वेश्चन है 2021 में पूछा था, इन इंडिया देयर इज नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट्स फॉर कंटेस्टिंग इन लोकसभा इलेक्शंस फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जब हमने इलेक्शन वाला पार्ट पढ़ा था उसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। यहाँ पर आपको केवल क्वेश्चन को देख लेना है ताकि आपका रिविजन हो जाए। ठीक है, इन द 1991 लोकसभा इलेक्शन श्री देवीलाल contest from the 3 Lok Sabha constituencies. As per the existing rules, if candidate contest in the one Lok Sabha election from many constituencies, his her party should bear the cost of by-elections to the constituencies vacant by him and her winning in all the constituencies, है ना। तो देखो, फर्स्ट में ये कहा गया कि ऐसा कोई लॉ ही नहीं है कि जो रिस्ट्रिक्ट कर दे कि एक जो कैंडिडेट है वह 3 निर्वाचन क्षेत्रों से
इंदिरा गांधी जी के समय ये प्रॉब्लम आई थी, और जब उनके जो विरोध में खड़े हुए थे कैंडिडेट, उन्होंने ये कहा था कि चूंकि एक जो व्यक्ति है वह दो जगह से, दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज से फॉर्म नहीं भर सकता, 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से फॉर्म नहीं भर सकता, और ऐसे में अगर ये जीत कर आई है उसके बाद ये पीएम बनी है, तो इनका जो चुनाव ही अगर इनवैलिड है तब ये पीएम पद पर नहीं रह सकते, है ना। तब हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो पॉलिटिक्स है वह होती है, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए, बहुत ज़्यादा रिफॉर्म और अमेंडमेंट इवन कॉन्स्टिट्यूशन में भी किए गए थे। उस वक्त की एक बड़ी घटना थी। तब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी कह दिया था कि हाँ ये सही है। तो हम देखेंगे कि लॉ है जो कि रेस्ट्रिक्ट करता है कि लोकसभा के जो चुनाव है वह 3 निर्वाचन क्षेत्रों से एक कैंडिडेट नहीं भर सकता। फर्स्ट हो गया। सेकंड देखो, 91 की जब लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो देवीलाल है उन्होंने लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वहां से फॉर्म फिल किया था, ये बात सही है। और जो थर्ड है वह गलत है, ठीक है। अगर देखो बाई इलेक्शन क्या होता है, एक होगा जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन मतलब लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव, ठीक है, लोकसभा और जो स्टेट लेजिस्लेटिव उसके चुनाव। बाय इलेक्शन का मतलब होगा कि अगर कोई एक जो सीट है वह वैकेंट होती है किसी के डेथ के कारण, कैंडिडेट की डेथ के कारण, तब क्या होगा, तब जो चुनाव कराए जाएंगे एक सीट के लिए या 2 सीट के लिए, उसको उपचुनाव या बाय इलेक्शन कहेंगे। और यहां पर कहा जा रहा है कि अगर बाय इलेक्शन के लिए वह एक से ज्यादा कैंडिडेट जो है, ठीक है, तो जो पार्टी है वह बेयर करेगी उस कॉस्ट को, ये गलत होगा। क्लियर है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वह इसमें सही होगा। लास्ट में आप देख लीजिए कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं मेंस के लिए। देखो जब कोशिश करोगे कि मेंस के क्वेश्चंस जो है वह प्रैक्टिस करनी है, शुरुआत करनी है, तो सबसे अच्छा तरीका आपके पास होता है कि आप मेंस के जो एनसीईआरटीज के क्वेश्चंस है उसको आप लिखने लगे, ठीक है। स्टेट द वेरियस फंक्शंस पॉलिटिकल पार्टी परफॉर्म इन अ डेमोक्रेसी फर्स्ट। सेकेंड है व्हाट आर द वेरियस चैलेंज फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी, वही तो जब लास्ट हमने चर्चा की। सजेस्ट सम रिफॉर्म टू स्ट्रेंथ पार्टी सो दैट दे परफॉर्म देयर फंक्शन वेल। क्या आखिर इसमें रिफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए स्ट्रेंथ करने के लिए क्या रिफॉर्म हो सकते हैं कि अपने फंक्शंस को ठीक से कर सके। व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप ऐसे लोगों का जो कि इलेक्शंस जो है उसमें पार्ट लेते हैं और पावर में आते हैं, सत्ता में आते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स of a political party and a group of people who come together to contest election and hold power in government is called political party। तो 4 जो है उसका आंसर 6 में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप लिखने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो आज की क्लास में क्या क्या हमने देखा कि जो पॉलिटिकल पार्टी है इसकी बात की, चैप्टर 4 देखा, चैप्टर 5 कल लास्ट होगा इसका। पॉलिटिकल पार्टीज में हमने देखा कि वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, फंक्शंस क्या होंगे, है ना, फंक्शंस क्या होंगे, मीनिंग क्या होगी, कंपोनेंट्स जो है वह क्या होंगे, लीडर, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या है, इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर एंड कंटेस्ट द इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, है ना, सरकार में आएगा और पावर में आएगा, सरकार को चलाने का काम करेगा। मैंने आपको करंट अफेयर में बताया कि कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका फॉर्म कब कब हुआ, कब किसी नेशनल पार्टी का दर्जा मिला, आम आदमी पार्टी को कब मिला, ये सारी चीजें करंट अफेयर से आप इसको कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। नेसेसिटी क्या है, वाई, देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, वाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो हमने देखा कि नहीं एग्जिस्ट कर पाएगा, और हमने 1 पार्टी 2 पार्टी मल्टी पार्टी सिस्टम की बात की। स्टेट पार्टीज जो है उससे कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, नेशन पार्टी किसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, पॉलिटिकल पार्टीज के चैलेंजेस क्या है, रिफॉर्म्स में हमने लॉ कमीशन और सेकंड एआरसी की रिपोर्ट की बात की। तो ये था बच्चों आपका आज का क्लास। लास्ट चैप्टर इसका बचा हुआ है कि डेमोक्रेसी में क्या क्या आउटकम्स होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है आपको, आप प्लीज़ कॉमेंट करके बताएं, देन नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम आपके कॉमेंट को ज़रूर कंसिडर करेंगे। थैंक यू सो मच।